हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी है 31वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, परंपरागत युद्ध कलाएं हैं, त्योहार हैं या फिर जो चित्रकलाएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, बहुत से जो नए स्टूडेंट होंगे वो ये सोचेंगे कि आखिर ये सब कहाँ पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों से आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप यहीं पर रोक कर थोड़ा सा प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत यूपीपीसीएस ने जो प्रश्न पूछे हैं उनमें आप देखेंगे कि कितने ही प्रश्न शास्त्रीय नृत्यों, लोक नृत्यों और जो विभिन्न राज्यों की परंपरागत युद्ध कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं और जो त्योहार हैं उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। जो 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन यहाँ से मिले थे। बाद बाकी एक लेटेस्ट ट्रेंड भी आया है कि यूपीपीसीएस इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, बल्कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों, यूपीएससी का भी जो प्रश्न पत्र अभी हुआ है या फिर जो पहले प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न का पैटर्न रहता है वो भी एक ही रहता है कि एक तरफ आपको नृत्य दिए जाएंगे, एक तरफ राज्य दिए जाएंगे या फिर एक तरफ नृत्य दिए जाएंगे और उनको परफॉर्म करने वाले जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट होते हैं उनका नाम भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाद बाकी जैसा भी क्वेश्चन बनाया जाए उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो फिर प्रश्न का पैटर्न कुछ भी हो आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से रट लीजिए, विशुद्ध रूप से ये रटने वाली चीज़ है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको इसी जब टॉपिक पर आऊँगा तो साथ साथ बताता चलूँगा कि और भी यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। तो टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और अब आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नृत्य की, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य हो या फिर लोक नृत्य हो, इन सबसे पहले थोड़ा सा भारत में जो नृत्य कला है उसके संदर्भ में चर्चा करना बनता है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हम भारत के पुरातात्विक या फिर साहित्यिक या फिर स्थापत्य स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही प्राचीन काल से नृत्य कला के हमें संकेत मिलते हैं। जैसे कि आप प्राग ऐतिहासिक काल की जो गुफाएं देखेंगे, आप प्राग ऐतिहासिक काल की जो गुफाएं देखेंगे वहां पर भी आप पाएंगे कि उन गुफा की दीवारों पर नृत्य कला के चित्र उकेरे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में भी मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, प्रतिमा कह लो या फिर मूर्ति कह लो, ठीक है। क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहन जोदाड़ो से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो इस मूर्ति से यह पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी नृत्य कला थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो नृत्य है वो किया जाता था। उसके बाद जब और आगे आप बढ़ते हैं तो बौद्ध काल में, ठीक है, या फिर मौर्य काल की बात कर लें या गुप्त काल में, तो इन कालों में स्तूपों की रचना हुई है, ठीक है। पिछली ही वीडियो में हम लोगों ने स्तूपों के बारे में पढ़ा है। स्तूपों की रचना की गई है, निर्माण किया गया है। तो इन स्तूपों की दीवारों पर भी आप देखेंगे, अंदरूनी जो दीवारें होती हैं उन पर भी नृत्य कला के चित्र
उकेरे गए हैं। यानी कि इनसे भी पता चलता है कि बौद्ध काल रहा हो या फिर मौर्य काल रहा हो या फिर गुप्त काल रहा हो, यहाँ पर भी नृत्य कला की परंपरा थी। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो भी मंदिर रहे हों या फिर जो गुफाएं बनाई गई हों बाद में, ठीक है, गुफाएं हों, जो भी मंदिर हों, उनकी दीवारों पर भी नृत्य कला के चित्र हमें मिलते हैं। जैसे कि मंदिर में बात करें तो आप खजुराहो के मंदिर कभी गए हों, ठीक है, या फिर आपने हालेविड के मंदिर देखे हों, या फिर आपने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा हो, ठीक है। इन मंदिरों में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि नृत्य करते हुए बहुत से चित्र इन मंदिरों में उकेरे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि इन मंदिर निर्माण के काल में भी नृत्य कला होती थी और बहुत अच्छे स्तर पर थी। खजुराहो वगैरह में तो बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। स्तूप की बात करें, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो सांची का स्तूप है, यहाँ पर भी आपको नृत्य कला के चित्र मिल जाएंगे। उसके बाद भरहुत स्तूप में मिल जाएंगे, ठीक है, भरहुत स्तूप में आपको मिल जाएंगे। मंदिर मैंने बता ही दिए, खजुराहो के मंदिर देख लो, कोणार्क का सूर्य मंदिर देख लो, या फिर हालेविड का जो मंदिर है, बेलूर में जो मंदिर हैं, उनको आप देख लो तो वहाँ पर भी नृत्य कला के चित्र उकेरे गए हैं। तो इन सब से हमें आखिर पता ये चलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल से और वर्तमान दौर तक भारत में लगातार नृत्य कला प्रचलित रही है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करें, वो भी जरूरी है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। जो भी मैं बता रहा हूं ये कोई फालतू चीज़ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट के लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया तो यहीं से प्रश्न आपका सॉल्व होगा। अब जैसा कि मैंने बात की साहित्यिक स्रोतों की, तो यहां पर एक तो मिलता है नाट्यशास्त्र, ठीक है, जो पहली शताब्दी में भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। और एक ग्रंथ मिलता है अभिनय दर्पण, ठीक है। अभिनय दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो इसे आचार्य नंदकेश्वर द्वारा लिखा गया, ठीक है। इन दोनों ग्रंथों में भी नृत्य कला की चर्चा मिलती है। बाद बाकी अगर आप देखें तो संगम काल में भी देखें तो शिल्पादिकारम एक ग्रंथ है, एक तोलकक्कापियम है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये जो संगम कालीन ग्रंथ है, शिल्पादिकारम हो या तोलकक्कापियम हो, इनमें भी नृत्य कला की चर्चा की गई है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको तो विशेष रूप से याद रखना, नाट्य शास्त्र को, इसको प्रथम शताब्दी में भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। जो आज का शास्त्रीय संगीत है वो इसी नाट्य शास्त्र में जो नृत्य की अवस्थाएं बताई गई हैं उन्हीं पर आधारित है। और जो भारत का संगीत नाट्य अकादमी है, इन्हीं के आधार पर, मतलब इसी नाट्य शास्त्र में जो नृत्य की अवस्थाएं दी गई हैं उन्हीं के आधार पर भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को चयनित करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सारे स्रोत कि कैसे भारत में नृत्य कला हमेशा से प्रचलित रही है। प्राग ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे तो गुफाओं में नृत्य कला के चित्र मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिलती है। उसके बाद बौद्ध, मौर्य और गुप्त काल के जो स्तूप बने हैं उनकी दीवारों पर भी आपको नृत्य कलाओं के चित्र मिलते हैं, या फिर जो नृत्य करते हुए लोग हैं उनकी आकृतियां उकेरी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो सांची का स्तूप है, बरहुत का स्तूप है।
इसके बाद जो भी भारत में प्राचीन काल से जो मंदिर बन रहे हैं और जो गुफाएं बन रही हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि नृत्य कलाओं के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर में आप देखेंगे तो खजुराहो के मंदिर हैं, हालेबिड के मंदिर हैं कर्नाटक में, कोणार्क का सूर्य मंदिर है गुजरात में। गुफाओं की बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध अजंता और एलोरा, ये कहाँ पर हैं? ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो इनमें भी आपको नृत्य कलाओं के चित्र गुफा की दीवारों पर उकेरे हुए मिलेंगे। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र और आचार्य नंदकेश्वर के द्वारा लिखा गया अभिनय दर्पण नृत्य कला को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनमें नृत्य कला की चर्चा मिलती है। बाद बाकी संगम काल में अगर हम आए तो यहाँ पर देखेंगे कि शिल्पादिकारम है, तोलकाप्पियम है, ये सब ग्रंथ भी नृत्य कला को दर्शाते हैं, यानी कि उनके बारे में जानकारी देते हैं। और भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो नाट्य शास्त्र में नृत्य की जो परंपराएं नृत्य की जो करने की अवस्थाएं हैं उनके आधार पर ही 8 शास्त्रीय नृत्यों को यहाँ पर पहचाना गया है। और भारत में शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा। संगीत नाट्य कह लो या फिर नाटक कह लो, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को चयनित किया गया है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो स्थापना 1952 में हुई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1952 में की गई थी और वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली कह लो या फिर नई दिल्ली। तो ये सारी वो चीज़ें हो गई कि जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आपको सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में बता दी, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अब हम लोग बात करते हैं जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि या तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य और राज्यों के संदर्भ में क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरफ आपको शास्त्रीय नृत्य दे दिए, एक तरफ राज्य दे दिए। ठीक है, मिलान करने के लिए पूछ लेगा। दूसरा क्या हो सकता है तरीका? दूसरा ये हो सकता है कि एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दे देगा और एक तरफ इनसे संबंधित कलाकार दे देगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और मोस्टली बच्चे इन प्रश्नों को छोड़कर आते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, इस क्लास में जो भी पीछे स्लाइड लगी हुई है उन्हें बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है। मेहनत से मेरा मतलब है कि ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। मिल जाती हैं, सभी किताबों में होती हैं, लेकिन दिक्कत एक होती है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो किताबों में बहुत सटीक तरीके से नहीं दी गई होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस का अपना एक अलग ट्रेंड है और वो कुछ गिनी चुनी चीज़ों को पूछता है, तो वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया नृत्य, कथक, मणिपुरी और उड़ीसी। ठीक है, तो 8 ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि भरत मुनि के द्वारा जो लिखा गया नाट्य शास्त्र है उनकी अवस्थाओं के आधार पर ही इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को भारत में पहचाना गया है। बात बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा रह गई थी, कि जो भारत में शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, वो संबंधित है किससे? जो शिव की नटराज की मूर्ति है। ठीक है, जो शिव की नटराज की मूर्ति है उसमें भी आपको शास्त्रीय
नृत्य की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न सीधा सीधा वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि शिव की जो नटराज की मूर्ति है उसमें जो हाव भाव है, जो मुद्रा है, वो शास्त्रीय नृत्य के समान ही है। तो ये चीज़ें अभी आपको ध्यान रखनी है। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहले तो हम लोग राज्यवार इन्हें देखते हैं। भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। कथकली कहाँ पर होता है? केरल में। मोहिनीअट्टम केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। सत्रिया नृत्य असम में। कथक अपने उत्तर प्रदेश में। मणिपुरी मणिपुर में। उड़ीसी उड़ीसा में। एक चीज़ ध्यान रखना कि केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, बाद बाकी तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में सत्रिया नृत्य, उत्तर प्रदेश में कथक, मणिपुर में मणिपुरी और उड़ीसा में उड़ीसी। तो ये तो हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य। अब एक एक करके हम इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम की बात करें तो पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत बार पूछा जा चुका है, सोनल मानसिंह बहुत बार पूछा जा चुका है, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये लोग भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली की बात करें तो कलामंडलम रामन कुट्टी नायर और कोटकक्कल कृष्णन कुट्टी नायर, रीता गांगुली और सदानम कृष्णम कुट्टी। ठीक है, नाम अजीब हैं लेकिन आपको याद करना है। मोहिनीअट्टम की बात करें बैजंती माला, हेमा मालिनी, जया प्रभा मेनन, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्णन। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति। अच्छा, यहाँ पर भी यामिनी कृष्णमूर्ति आ गई तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें कि 2 या फिर उससे अधिक शास्त्रीय नृत्य की कलाओं में प्रसिद्धि हासिल है, दक्षता हासिल है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आप देखेंगे तो ये भरतनाट्यम के लिए भी प्रसिद्ध हैं और कुचिपुड़ी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगला देखो, राधिका रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी। सत्रिया नृत्य की बात करें तो रामकृष्ण तालुकादार और कृष्ण पाक्षी कश्यप। कथक की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक का नाम याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित लच्छू महाराज, अक्षन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। तो 4 के नाम तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये कथक नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पंडित लच्छू महाराज, अक्षन महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। और कौन अगले हैं? शोभना नारायण। ये थोड़े कम प्रसिद्ध हैं, इनके संदर्भ में आज तक नहीं पूछा गया है। मणिपुरी की बात करो तो गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहनें, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं मणिपुरी के लिए। नयना, सुवर्णा और दर्शना, यही हैं 3 झावेरी बहनें। उड़ीसी की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह। अब देखो, सोनल मानसिंह उड़ीसी के लिए भी प्रसिद्ध हैं और भरतनाट्यम के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, अरुण मोहंती और अदिति बंदोपाध्याय। तो ये हो गए शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में होते हैं और इनसे संबंधित प्रमुख कलाकार। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रट लीजिए मेरे साथ में और वीडियो को रिपीट मोड पे अब देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सभी वो वीडियो हैं जहाँ से कि आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख लोक नृत्यों की। लोक नृत्य क्या होते हैं? एक किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष क्या बोलें कि जो विशेष मौक़ों पर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कभी फसल कटाई हो रही है, फसल की कटाई हो गई, कभी फसल पककर तैयार हो गई, या फिर कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तो उस दौरान इन लोक नृत्यों को किसी विशेष स्थान पर परफॉर्म किया जाता है। इनको हम लोग राज्यवार देखेंगे और यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल डिक्टो
कि एक तरफ आपको लोक नृत्य दे दिए जाएंगे, एक तरफ राज्य दे दिए जाएंगे, फिर आपको मिलान करना होगा। तो सबसे पहले बात करें भांगड़ा, गिद्दा और कीकली, ये कहां पर होते हैं? पंजाब में। भांगड़ा आप सभी ने सुना होगा, गिद्दा भी सुना होगा, लेकिन कीकली नहीं सुना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, भांगड़ा गिद्दा के साथ साथ कीकली लोक नृत्य भी पंजाब में किया जाता है। गरबा और डांडिया, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, कहां पर? गुजरात में। बाद बाकी गरबा को अभी यूनेस्को ने भी अपनी सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। मुखौटा नृत्य और नाटी, ठीक है, मुखौटा नृत्य और नाटी ये कहां पर होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखो घूमर, तेरह ताली और कालबेलिया, ये राजस्थान में होते हैं। तीनों ऐसे लोक नृत्य हैं जिनके बारे में यूपी पीसीएस इसको हमेशा ऑप्शन में रखेगा। 4 पूछता है, लेकिन इनमें से आपको एक जरूर दिखेगा, चाहे वो घूमर हो, तेरह ताली हो, कालबेलिया हो। तो ध्यान रखना, तीनों लोक नृत्य राजस्थान में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिहू की बात करें, सभी को पता होगा कहाँ पर होते हैं? असम में बिहू का त्यौहार भी मनाया जाता है और बिहू एक लोक नृत्य भी है। कीर्तन की बात करें तो कीर्तन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। बाद बाकी उत्तर प्रदेश में कीर्तन का जो मतलब होता है वो कुछ अलग होता है। जो महिलाएं गीत वगैरह गाती हैं, जो भगवान होते हैं उनके जो गीत गाए जाते हैं बैठ के, यहाँ उत्तर प्रदेश में कीर्तन का मतलब ये होता है। बाद बाकी पश्चिम बंगाल में कीर्तन एक लोक नृत्य होता है। उसके बाद राउफ, धमाली और हिक्कात की बात करें तो ये जो 3 लोक नृत्य हैं ये जम्मू कश्मीर में होते हैं। धमाली वगैरह इसमें पूछे जा चुके हैं। पंडवानी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? छत्तीसगढ़ में इनको परफॉर्म किया जाता है, पंडवानी को। उसके बाद कर्मा की बात करें, कर्मा जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में, ठीक है। बाद बाकी कर्मा को उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। तो ध्यान रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में इनकी चर्चा कर लेंगे। सरहुल जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर होता है? छोटा नागपुर क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको मोस्टली मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आपको पता होगा कि सरहुल एक त्योहार भी है और सरहुल एक नृत्य भी है, ठीक है, लोक नृत्य। यक्षगान की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर होता है ये? कर्नाटक में। गंगिया और झिंझिया ये कहाँ पर होता है? बिहार में। कुडियाट्टम और रामांटम ये कहाँ पर होता है? ये होता है केरल में। तो ये हो गए लोक नृत्य, कंफ्यूज मत होना, ये है लोक नृत्य और ये हैं शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत में जो परंपरागत युद्ध कलाएं हैं उनके संदर्भ में। तो एक तरफ युद्ध कलाएं दी गई हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। इसी तरीके से सेम पैटर्न पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इनको भी देख लेते हैं। कलारी पैटू की बात करें तो ये कहाँ पर होता है? केरल में, बहुत बार पूछा जा चुका है। सिलाबम कहाँ होता है? केरल में। मर्दानी खेल जो युद्ध कला है वो कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। थांगटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था इसको, तो ये कहाँ पर होता है? मणिपुर में। सारित साराख ये भी मणिपुर में। उसके बाद छीवी गदगा ये कहाँ होता है? मणिपुर में। तीनों, थांगटा, सारित साराख और छीवी गदगा। अब देखो दिक्कत ये होती है जब भी आप किताब या फिर किन्हीं कम अनुभवी लोगों से पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो सिर्फ आपको ये बता देंगे, 2 छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है। तो किताबों में भी बहुत सिलेक्टेड शब्द दिए गए हैं। बाद बाकी मैं जो भी अन्य वीडियो एंड टॉपिक के संदर्भ में देखता हूँ वहाँ पर भी बहुत कम चीज़ों को बताया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो यूपी पीसीएस के आयाम हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो,
ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अपने पास सेव कर लें तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। छोलिया युद्ध कला की बात करें तो ये उत्तराखंड में। फोड़ा की बात करें तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में युद्ध कला होती है। मुष्टि ये उत्तर प्रदेश में, मोस्टली वाराणसी में। मुष्टि याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। कथी सामू की बात करें तो ये देखो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पारीकदा की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। गतका बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो गतका जो युद्ध कला है वो पंजाब में। पाइका अखाड़ा उड़ीसा में। पाइका उड़ीसा की एक जनजाति है। आप जब आधुनिक काल में विद्रोह जो हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, वहां पर आप पाइका विद्रोह भी देखेंगे, जो कि पाइका जनजाति के खिलाफ पाइका जनजाति के द्वारा किया गया था। तो पाइका अखाड़ा ये एक युद्ध कला भी है उड़ीसा की। पांग लब सोल, ठीक है, पांग ल हब सोल, नाम थोड़े से अजीब हैं। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी भारत के प्रमुख त्योहार हैं उनके संदर्भ में। तो यहाँ पर एक तरफ त्योहार दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोंगल की बात करें, कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ओणम की बात करें, केरल में। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरम की बात करें, केरल में। विशु की बात करें, केरल में। संगाई पर्व, ठीक है, ये कहाँ पर, मणिपुर में। बाद बाकी मणिपुर में संगाई हिरन भी पाया जाता है। मणिपुर की जो लोकटक झील है उसमें जो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है उसी में संगाई हिरण पाया जाता है। और केवुल लामजाओ जो पार्क है वो संगाई हिरण का एकमात्र निवास स्थल है, ठीक है। तो मणिपुर में संगाई पर्व। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर किसी शब्द के संदर्भ में आता है तो वो मैं आपको बताता चलता हूं, क्योंकि ये सब चीजें भी पूछी जाती हैं। कंबाला त्योहार जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। बाद बाकी कर्नाटक में जो भैंसों की दौड़ होती है, कंबाला दौड़, वो भी यही कर्नाटक में होती है, ध्यान रखना। हॉर्नबिल महोत्सव हजारों बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। कहाँ पर होता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। उसके बाद देखो लोशांग, ये कहाँ पर होता है, सिक्किम में। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। हेमिस पर्व बहुत बार पूछा जा चुका है, कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। लोसर हाल ही में पूछा गया, लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है, 3 राज्यों में, 4 में सॉरी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अंबुबाची कहाँ पर, असम में। जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसी के पास में ये त्योहार मनाया जाता है और वहीं पर अंबुबाची मेले का आयोजन भी किया जाता है। खर्ची पूजा पूछा जा चुका है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। पचूल कहाँ पर मनाया जाता है, बिहार और उड़ीसा में। राजहंस पर्व कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कुछ अलग त्योहार मैंने भी लिख रखे हैं जो कि फसल कटाई वाले त्योहार हैं। इनके संदर्भ में स्पेशली अलग से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि फसल कटाई के बाद एक पर्व सा मनाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसे हम लोग खिचड़ी भी कहते हैं लोकल भाषा में, 14 जनवरी के करीब। तो उसी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप गुजरात में देखेंगे तो फसल कटाई का जो त्योहार है या फिर जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसे उत्तरायण कहते हैं। असम में क्या कहते हैं, भोगली बिहू। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में माघी कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं, सायन करात कहते हैं। तमिलनाडु में क्या कहते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं पोंगल। पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, फसल कटाई के त्यौहार को लोहड़ी। कर्नाटक में देखो क्या कहते हैं, मकर संक्रामना। और उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में कहते हैं खिचड़ी पर्व या फिर मकर संक्रांति, ठीक है। तो ये हो गए फसल कटाई वाले त्योहार। इनको भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला और इस क्लास का अंतिम टॉपिक है
वो है भारत की प्रमुख लोक चित्र कलाएं। और 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था RO का पेपर, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था और UPPCS में भी बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो, एक तरफ चित्रकला है, एक तरफ राज्य है, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनेगा। पटचित्र जो है वो उड़ीसा की चित्रकला है, रंगवाली कर्नाटक की, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फुलकारी पंजाब। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रंगवाली कर्नाटक, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फुलकारी पंजाब। लेपाक्षी ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की लोक चित्रकला है, पूछा जा चुका है इसके संदर्भ में, पटचित्र के संदर्भ में पूछा जा चुका है, फुलकारी के संदर्भ में पूछा जा चुका है। काली घाट कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पिथौरा कहाँ पर? गुजरात में। मधुबनी कहाँ पर? बिहार में। मधुबनी के संदर्भ में तो बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, तो मधुबनी जो लोक चित्रकला है वो बिहार की है। बाघ ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बाघ की पेंटिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। बाद बाकी मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाएं हैं उनके संदर्भ में हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा है। वारली बहुत बार पूछा जा चुका है, वारली महाराष्ट्र में। चिनकारी ये भी पूछा जा चुका है, चिनकारी जो लोक चित्रकला है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। रंगोली महाराष्ट्र और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चौकपूर्णा के संदर्भ में भी ध्यान रखना, ये बहुत बार मिलता नहीं है कहीं पर। तो ये हो गई भारत की प्रमुख लोक चित्र कलाएं। बहुत अच्छे से इनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, और जो स्टार्टिंग में आपको नृत्य कला के संदर्भ में थोड़ा सा जो इतिहास बताया गया था उनके संदर्भ में भी चीज़ें याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप बहुत ही बेहतर तरीके से लिख लेना, प्रत्येक के एग्जाम्पल लिख लेना, क्योंकि कथन वाले अगर क्वेश्चन पूछे गए तो आपको यहीं से उनका कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और आप देखिए इस पूरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये प्रोग्राम और ज़्यादा सफल हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।